पहला चैप्टर है ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय देख लेते हैं। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो मतलब पृथ्वी और जोग्राफी मतलब वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया है। कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, देखते हैं खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, मतलब खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। वर्ष 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। अब देखते हैं स्टार मतलब तारा। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो वो तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। निहारिका में जब संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तब यह तारे का रूप ले लेता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला और सफेद रंग है तो वो युवावस्था में है, यानी कि हाई टेम्परेचर में उच्च तापमान है। और नारंगी रंग का है तो क्या प्रौढ़ अवस्था में मतलब मध्य तापमान है। और लाल अवस्था में तो क्या वो वृद्ध है मतलब निम्न तापमान है, सबसे कम तापमान है मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखते हैं तारों के प्रकार एवं विभिन्न अवस्थाएं। लाल दानव क्या होता है? रेड जाइंट। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। तारे का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है तथा जीवन के अंत काल में लाल दानव चरण रेड जाइंट फेज में प्रवेश करता है। अब देखते हैं श्वेत बामन मतलब व्हाइट डॉर्फ क्या होता है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो उसे श्वेत बामन कहते हैं। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बामन अवस्था में ही चमकता है। अब देखते हैं काला बामन मतलब ब्लैक डॉर्फ। श्वेत बामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बामन का रूप ले लेता है और इस प्रकार के छोटे तारों का अंत हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर। ठीक है, अब देखते हैं अभिनव तारा क्या होता है। सुपरनोवा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, अतः इसे क्या विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रॉन तारा। यह तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च और आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। जैसे पल्सर तारा। यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे। जैसे क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। इसकी चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। अब जैसे कृष्ण बीवर मतलब ब्लैक होल क्या होता है? इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है।
इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये श्वेत बामन और काला बामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। अब देखते हैं, नोट में देखते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.F. फॉलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं व्हाइट होल क्या है। ये एक परिकल्पना है जिसे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु में आ रहे हैं। देखते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है। इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वो आकाशगंगा के मध्य जाने लगता है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हबल थे। आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। देखते हैं सुपर क्लस्टर क्या है। क्लस्टरों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 आकाशगंगाएं हैं। तो कौन कौन से? एक देवयानी, एक एनजीसी M33, एक मंदाकिनी। देखते देवयानी क्या है। यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा है एनजीसी M33 है। ठीक है, देख सकते हैं। देखते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार होता है। इसके बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, जो श्वेत बामन तथा काला बामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अंततः तारों का अंत ब्लैक होल में हो जाता है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा साइरस सबसे चमकीला तारा है। साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। देखते हैं क्लस्टर क्या है। आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 89 है। जैसे हाइड्रा, सेंटोरस। सेंटोरस 94 तारों का समूह है, जबकि हाइड्रा 68 तारों का समूह है। अब तो बृहद सप्तऋषि, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग डिपर, ये 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। अब देखते हैं लघु सप्तऋषि क्या है। उर्सा माइनर या लिटिल बियर, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके संयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। देख सकते हैं इसका फोटो। देखते हैं ध्रुव तारा क्या है। यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा का समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक कहते हैं। ओरियन दी हंटर तारामंडल, यह शिकारी की तरह दिखता है, अतः इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की संख्या अधिक होती है। इसके दक्षिण पश्चिम में सारिस तारा होता है। अब देखते हैं साइरस, डॉग या वर्फ स्टार, ये सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। यह कैनिस मेजर तारामंडल का सदस्य है जो डॉग के समान दिखाई देता है। देख सकते हैं फोटो।
अब बोलते हैं ब्रह्मांड और पृथ्वी उत्पत्ति। नक्षत्र। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। अब नोट में देखते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। अब देखिए कुछ प्रमुख नक्षत्र। चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघ, आदा, अनुराधा, रोहिणी आदि। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया था। इनके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाली एकाकी परमाणु पिंड में विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप कई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से की जा चुकी है। एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, जिसे उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया है, जिसका पता अंतरिक्ष में छोड़े गए हबल नामक दूरदर्शी से चलता है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करने वाली कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तारा सिद्धांत, मोनोस्टार। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध किया है। पहला गैसीय सिद्धांत, इसे कांट महोदय ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा नीहारिका सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई। द्वारक सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने प्रमाणित किया। पहला चैम्बरलिन, दूसरा जीन्स। तो चैम्बरलिन के अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूटकर अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब जीन्स का देखते हैं, जीन्स ने क्या कहा। इनके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग अलग हो गया और जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न है। डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लीटी लट्टन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वह सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान एक ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। अब देखते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने वर्ष 1919 में किया था। सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाते हैं। सूर्य
सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष यानी 4.7 अरब वर्ष जी चुका है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर वामावर्त एंटी क्लॉक वाइज में 250 किलोमीटर प्रति घंटा 250 किलोमीटर प्रति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और इंजन प्लाज्मा अवस्था में रहता है और ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रोड यानी कोर, यह सूर्य के मध्य भाग है। उसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यह प्लाज्मा अवस्था में होता है, जहाँ नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। विकिरण मंडल रेडिएटिव जोन, कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है, जो रेडिएटिव जोन में दिखती है। इससे इसमें एक्सरे, गामा रे और जी किरण तथा फोटोन पाए जाते हैं। संवहन मंडल कनेक्टिव जोन, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। देख सकते हैं, देखते हैं सौर ज्वाला सोलर फ्लेम। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन की कक्षा को पार करते हुए सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। जिस ज्वाला के पास तापमान कम होता है उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है, जिसे सूर्य वापस खींच लेता है, तथा जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरती है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल से इसे विचलित कर देता है। वायुमंडल से विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर संचार मतलब फोन में बाधा आती है। दूसरा, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे बलसूल कहते हैं। तीसरा, यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिण गोलार्ध में से इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखते हैं सौर कलंक क्या है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैक्युला कहा जाता है। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। सौर कलंक चक्र, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाती है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगते हैं। अतः एक सनस्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 ईयर में 100 सोलर स्पोर्ट यानी सोलर इवेंट होते हैं। चुंबकीय चाप मैग्नेटिक आर्क, जब सौर कलंक बनता है तो वहां की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। सूर्य की बाहरी परतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह फोटोन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। दूसरा वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को स्प्यूरल
स्पिक्यूल कहते हैं, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। किरीट मतलब मुकुट या कोरोना, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य: सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम तथा शेष तत्वों की मात्रा मात्र 1% ही निहित है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम है तथा शेष तत्वों की मात्र 1% में ही निहित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य से प्रति सेकंड 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पृथ्वी से पश्चिम घूर्णन करता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। सूर्य का विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अब देखते हैं प्लैनेट, ग्रह। आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा और न ही अपना प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारे यानी सूर्य पर आधारित हो तथा उसी का चक्कर लगाता हो, वो क्या ग्रह कहलाता है, यानी प्लैनेट कहलाता है। ग्रह होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं: ये सूर्य की कक्षा में हो, ये काफी भारी हो ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक गोला यानी स्फीयर का रूप धारण कर सके। तीसरा, यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटे। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी किंतु वर्तमान में 8 है। प्लूटो यानी यम, यह 9वां ग्रह था किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाउड टॉम्बैग ने की थी। अभी प्लूटो का नाम 134340 है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे: इसका आकार अत्यधिक छोटा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं: एक पार्थिव ग्रह, एक आंतरिक ग्रह, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा इनर प्लैनेट्स। ये ग्रह पृथ्वी से पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह, एक आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आंतरिक ग्रह क्या होता है। ये ग्रह पृथ्वी से समानता रखते हैं इसलिए इसे पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है। इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है तथा ये ठोस अवस्था में होते हैं। इन ग्रहों के उपयोग इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम होती है या होती ही नहीं। इन ग्रहों की संख्या 4 है। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगर दूसरा जोवियन ग्रह यानी बाहरी ग्रह, आउटर प्लेनेट। ये ग्रह बृहस्पति से समानता रखते हैं इसलिए इन्हें जोवियल ग्रह कहते हैं तथा इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है किंतु इनका घनत्व कम होता है। ये गैसीय ग्रह हैं तथा इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। और ये भी कितने हैं, बाह्य ग्रह भी कितने, 4। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं किंतु ये परिक्रमा अपने निकटतम ग्रह की करते हैं। उपग्रह, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा, फेबोस, डीमोस, टाइटन आदि प्राकृतिक उपग्रह हैं। अकृत्रिम उपग्रह, ये मानव निर्मित होते हैं, संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है, जैसे कार्टेसेट, एडुसेट, आर्यभट्ट। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा सबसे अधिक उपग्रह, ये डाटा चेक कर लिए, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है।
सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे शनि कर दिए, सब ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है, ठीक है, वर्तमान में। देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। बुध, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुध है, फिर 2 नंबर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी कितने नंबर पे है सूर्य से? तो तीसरे नंबर पे है। और सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। उसके बाद कौन सा? शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, फिर कौन सा? मंगल है, फिर कौन सा? बुध है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है या वरुण। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आकार आकार के अनुसार देखते हैं ग्रह। जैसे सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा कौन सा आपका? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। और पृथ्वी कितने नंबर का है? तो 5वें नंबर का है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को। अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है शुक्र और अरुण, ठीक है। अब देखते हैं बुध ग्रह। एक एक ग्रह को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बुध ग्रह से, मतलब मरकरी। इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। इसका इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण यह ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक ताप का जो क्या है? अंतर है, तापांतर है कितना? 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापों का अंतर सबसे ज्यादा किस पे है? तो बुध ग्रह पे। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, बुध ग्रह पे, ठीक है। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात की घटना होती है, जिस कारण वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे, मतलब क्रेटर बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। यह सबसे तीव्रतम गति करने वाला ग्रह है, सबसे तीव्रतम और सबसे क्षुद्रतम, मतलब सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका परिभ्रमण काल, रोटेशन, 58.6 दिन में होता है। शुक्र ग्रह। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता, जिस कारण ये सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौर मंडल की परी कहते हैं। देखते हैं नोट में क्या दिया गया है। शुक्र ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वियर्ड प्लैनेट कहते हैं, मतलब दम दम घोटने वाला भी कहते हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। अतः इसे पृथ्वी का सहोदर, भगिनी अथवा जुड़वा बहन कहते हैं। ये अपने अक्ष पर उल्टा, अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम पश्चिम में होता है। ये अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। अतः इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण काल समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। देखते हैं भोर तथा सांझ का तारा। भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है। इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र
से प्रकाश टकरा कर परिवर्तित होता है। इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिससे शुक्र निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोगों को सिर्फ शुक्र के बारे में पता है, बुध के बारे में नहीं पता है। ये दोनों को, बुध और शुक्र दोनों को क्या कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मंगल के बारे में। इस पर आयरन ऑक्साइड का दिखता है, जिस कारण यह लाल रंग का दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इस पर पृथ्वी समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना संभावित है। जीवन की संभावना क्या है? सर्वाधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना से अधिक ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स इसी ग्रह पर है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में सातवां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु नासा ने फिनिक्स मार्स लैंडर को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी फिनिक्स ने ही दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना एवं वातावरण का पता लगाने हेतु नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया है। जो प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कब पहुंचा? 2014 को, 24 सितंबर 2014 पहुंचा। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब देखते हैं गोल्डी लक जोन क्या होता है। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया। अब देखते हैं बृहस्पति ग्रह। यह सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा भी दी जाती है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है। ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका प्लान वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर सेकेंड है। बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से केवल, अभी चेंज हो गया डाटा, देख लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जिसे गैलियन उपग्रह कहते हैं, जिसकी खोज 1610 में गैलीली ने की थी। गैनीमीड कैलिस्टो लो आयो का तथा यूरोपा अन्य बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति के वलय की खोज वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब यान ने की थी और इसके वलय को जोवियन वलय कहते हैं, जो सिलिकेटों के बने होते हैं। इस ग्रह पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी लो आयो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। यह गैसीय अवस्था वाला ग्रह है, जिस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि उनके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु वर्ष 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था।
देखते हैं शनि ग्रह। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती है, इसी कारण इसे गैस का गोला भी कहते हैं शनि ग्रह को। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। यह सबसे कम घनत्व वाला है। इसका घनत्व 0.7 सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले मतलब बलय हैं, जिसे ABCDEFG कहते हैं। ये बलय इसी ग्रह के टुकड़े हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप हो रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिससे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। शनि के इसका चेक कर लीजिए सर, डाटा चेंज हो गया है। शनि के सब ज्यादा उपग्रह हैं, अतः सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह की संख्या में शनि का स्थान प्रथम है। ठीक, सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह इन्हीं के पास है। ठीक है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। एसेलेंडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। पायनियर एवं कैसिनी यान शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए प्रमुख अंतरिक्ष यान हैं। देखते हैं यूरेनस। अरुण अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री, कि इसे यह लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसका ऐसा क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को कहते हैं। इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहां सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी में 7वां है। इस ग्रह के भी बाहर 5 वलय हैं। इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें टिटेनिया सबसे बड़ा है। सबका देख लीजिएगा डाटा लेटेस्ट। वरुण ग्रह, इसकी खोज 1846 में जॉन गार्डले ने की थी। इस पर भी मीथेन की अधिकता होती है, जिससे यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे अरुण अरुण का भाग है। यह सबसे यह दूरी पर स्थित है। यह सबसे दूरी पर स्थित है ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय 165 वर्ष लगभग लगाता है। यह सर्वाधिक ठंडा वाला ग्रह है। इस इसके भी चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट डाटा कितने उपग्रह हैं। ठीक है। टाइटन पर उत्क्षोण मतलब कीचड़ के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। टाइटन पे क्या है, उष्णोत्ष मतलब गीजर के समान प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। देखते हैं परिक्रमण रिवोल्यूशन। यह ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। और घूर्णन क्या कहते हैं, रोटेशन, मतलब जो ग्रह अपने अक्ष पे घूर्णन करता है उसे घूर्णन कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती है, और वर्ष की घटनाएं क्या होती है, परिक्रमण कारण होती है। मतलब सूर्य का चक्कर लगाने के कारण वर्ष की घटना होती है। आप देखते हैं ग्रहों के नाम और परिक्रमण समय और परिभ्रमण। मतलब परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है, और भर और परिक्रमण और परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर कितने समय में अपना एक दिन पूरा कर लेता है। ठीक है। देखते हैं बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, और अपने अक्ष पे खुद की परिक्रमा जो है 59 दिन में करता है। शुक्र 224 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और परिभ्रमण 243 दिन में करता है। पृथ्वी 365 दिन में, और अपने अक्ष पे 24 घंटे में। मंगल 687 दिन में, और अपने अक्ष पे 25 घंटे में। बृहस्पति 12 वर्ष में, और अपने अक्ष पे 9.5 घंटे में। शनि 29 वर्ष में, और अपने अक्ष पे 10 घंटे में। अरुण 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, और 18 घंटे में खुद की परिक्रमा करता है। वरुण 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा,
और 16 घंटे में। तो देखिएगा इस हिसाब से अब पूछेगा पृथ्वी, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे फास्ट, सबसे पहले अपने अक्ष पे सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है? बृहस्पति, 9.5 घंटे में। यानी बृहस्पति पे एक दिन कितना का होता है? 9.5 घंटे का होता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा? शनि। ठीक है, तो ये भी डाटा याद रखिए, सब पूछा जाता है एग्जाम में। और सबसे लेट में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? देख लीजिए, 165 वर्ष में। सबसे ज्यादा कौन? वरुण, 165 वर्ष में करता है सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि ये काफी दूर है, इस कारण। ठीक है, और सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? बुध ग्रह करता है। ठीक है, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जो जिसका एक दिन लगभग एक साल के बराबर होता है? तो कौन सा? शुक्र ग्रह, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है 224 दिन में, और खुद की अपने अक्ष पे परिक्रमा कर रहा है 243 दिन में। यानी 224 दिन का एक साल होगा और 243 दिन का एक दिन होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ग्रहों के रंग। बुध कैसा? ग्रे कलर का है। शुक्र कैसा ग्रह? किस कलर का? येलो कलर का। पृथ्वी ब्लू कलर का। मंगल लाल प्लस भूरा, रेडिश ब्राउन। बृहस्पति ऑरेंज प्लस व्हाइट बैंड। शनि गोल्ड कलर का है। अरुण ब्लू प्लस ग्रीन कलर का। अब वरुण कैसा था? ब्लू कलर का है। ठीक है, अब दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह। सूर्य पे भेजे गए पार्कर, पायनर, आदित्य। बुध पे भेजा गया मैरिनर 10 मैसेंजर। शुक्र पे भेजा गया बेना, बेनेस, मैगलन। पृथ्वी भेजा गया स्पुतनिक। ब्रह्मांड और पृथ्वी उत्पत्ति में मंगल पे कौन सा उपग्रह भेजा गया? फोबोस, क्यूरियोसिटी रोवर। बृहस्पति गैलीलियो। बृहस्पति पर क्षुद्र ग्रह गैस्प्रा ऑयरोस। नोट में याद रखिएगा, पृथ्वी पर मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनस था, जिसे शुक्र पर भेजा गया था। उपग्रह ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देते हैं एस्ट्रॉइड प्लेनेट, क्षुद्र ग्रह। ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व एवं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। 2006 में 6 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया तथा प्लूटो एवं इसके गैस जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों को के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। ये ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिससे टूटता हुआ तारा मतलब शूटिंग स्टार या तारे जमीन पर कहा जाता है। जब ये हल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, उन्हें अल्कासन कहते हैं। पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से कई गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण के रूप में लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर की मृत्यु हुई और वहां प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। कौन सा? तो इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इनकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखते हैं बोलाइट क्या होता है। बोलाइट किसे कहते हैं? जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। ये अधिक चमकीला दिखता है। इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे
टेक टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक टाइट कहते हैं। ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं ये फोटो। ये सन है। सन से दूरी के हिसाब देख सकते हैं। सबसे मरकरी है, बुध एक नंबर पे है, फिर वीनस है, मतलब शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है आपका। उसके बाद क्या है? जुपिटर है, मतलब बृहस्पति है, फिर क्या है? शनि है, सैटर्न है, फिर अरुण है, फिर क्या है आपका? वरुण है। ठीक है। ये है इस तरह दूरी के हिसाब से। ठीक है, देख सकते हैं। आप देखते हैं उल्का पिंड के प्रभाव। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण रेड रेन होती है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इनके गिरने से पृथ्वी पर द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी घूर्णन गति कम होती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी, अर्थात दिन की अवधि कितनी थी? 18 घंटे थी। कब? तो 900 मिलियन वर्ष पूर्व। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम लगभग 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं। अब देखो धूमकेतु यानी पुच्छल तारा यानी कॉमेट क्या होता है? ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं, किंतु ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। देख सकते हैं। ठीक है। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है, जिसे गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध किया। हबल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं पुच्छल तारे यानी कॉमेट, तापमान पाकर जलने लगते हैं और इसका पूछ सदैव सूर्य के विपरीत में होता है। पुच्छल तारा की खोज टाइको ने की थी। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहू काहू तेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्ष में दिखता है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। अब 3 फरवरी 2062 दिखेगा, जबकि इससे पहले 9 फरवरी 1986 में दिखाई दिया था। धूमकेतु के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? नाभि यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। दूसरा कोमा, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। तीसरा पूंछ, यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। कुइपर बेल्ट क्या होता है? वरुण की कक्षा के बाद के क्षुद्र ग्रह की पेटी को कुइपर बेल्ट कहते हैं। इसकी संरचना मुख्य रूप से छोटे बर्फीले पिंडों व धूमकेतुओं की आदि से बने हैं। इसका नामकरण खगोल शास्त्री जेरोल्ड कुइपर के नाम पर ही की गई। नोट में देखते हैं। प्लूटो जो कि हमारी आकाश सौरमंडल प्लूटो जो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, वो अब कुइपर बेल्ट के सबसे प्रसिद्ध पिंडों में से एक है। आप देखते हैं पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल एवं 29% क्या है? स्थल है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी किस आकृति को ग्लोब कहते हैं? पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। विश्व में सर्वाधिक संरक्षण हेतु 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर की चाल से 24 घंटे यानी 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड में एक घूर्णन मतलब चक्र पूरा करती है। पृथ्वी घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना होती है। कौन कौन सी घटना होती है? दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। ठीक है, अब देखते हैं परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 सेकंड 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। ऋतु परिवर्तन होता है, दिन की अवधि का छोटा होना होता है, ध्रुवों पर 6 महीने तथा दिन तथा 6 महीने क्या होता है? ध्रुवों पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का होना रात होता है। ठीक है, नोट। 6 महीना का दिन तथा 6 महीना रात होने में दो घटनाएं भाग लेती है, पृथ्वी का परिक्रमण और दूसरा अक्ष पर झुकाव। देखते हैं अवसोर क्या होता है। एपीहिलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अवसोर कहते हैं। मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी जब बढ़ जाती है उसे कहते हैं अवसोर कहते हैं। यह घटना कब होता है? तो 4 जुलाई को होती है। प्रत्येक वर्ष के 4 जुलाई को होती है। उपसौर पेरिहिलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ मतलब घट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी जब घट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यह घटना कब होता है? 3 जनवरी को होती है। एपी साइड लाइन क्या होता है? अवसोर तथा उपसोर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपी साइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन कहते हैं। देख सकते हैं उपसोर 3 जनवरी को और अवसोर क्या 4 जुलाई को होता है। ठीक है, सूर्य के सबसे सूर्य के निकट सब पृथ्वी रहता है उसे कहते हैं उपसौर कहते हैं, और सूर्य के दूर में रहने पे उसे क्या कहते हैं? अवसौर कहते हैं। ठीक है, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में पृथ्वी पर 1.8 सेकंड यानी सवा 1 सेकंड लगता है। कहीं कहीं बुक में 1.3 सेकंड में लिखा हुआ है। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी आकृति के तहत जियोड प्रकार का है। ठीक है, अक्ष ध्रुवीय कितना है? 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय परिधि कितना है? तो 40,008 किलोमीटर है। विषुवतीय रेखीय परिधि कितना? 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 1024 किलोग्राम है। जलीय भाग कितना? 71 और स्थलीय भाग कितना? 29% है। आयतन कितना है? देख सकते हैं 10.83 गुना 1011 घन किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है? 5.52। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी? 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और परिक्रमण समय कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग कितना? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 17.70 करोड़ किलोमीटर।
सूर्य से न्यूनतम दूरी और सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से मध्य दूरी कितनी? 14.17 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। और चंद्रमा से दूरी पृथ्वी कितनी? 3,84,000 किलोमीटर। अब देखते हैं मून, चंद्रमा। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ का तापों का अंतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरते हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मतलब यानी क्रेटर बन जाते हैं। इन क्रेटर तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण यह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखाई पड़ता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी, किंतु सुनाई नहीं देगी। साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पैरिगी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा व चमकीला दिखाई पड़ता है। जब दोनों के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। अपभू क्या होता है? अपोजी। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। और उपभू क्या होता है? जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। जैसे उपसौर अपसौर सूर्य में होता है, उसी तरह चंद्रमा में होता है। सुपरमून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, इसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखाई देता है। ठीक है। चंद्रमा की कला, फेजेस ऑफ मून। चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा कटा हुआ प्रतीत मतलब होता है और इसके आकार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे कलाएं कहते हैं। नोट में याद रखिएगा। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन भी पूर्ण कर लेता है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति देखते हैं। देख सकते हैं ये। अब देखते हैं अमावस्या क्या होता है। न्यू मून। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देगा, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा इस अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है और अमावस्या के दिन ही क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा, फुल मून क्या होता है? इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ठीक है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा या एक अमावस्या से अगली अमावस्या में 28 दिन का अंतराल होता है। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव क्या था? लाइका नाम एक कुतिया था। ठीक है। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। देखते हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है। अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है और 14 दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। देखते हैं ग्रहण क्या होता है। इक्लिप्स। किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का स्ट्रेट लाइन है।
सिद्धि क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं तो उसे सिद्धि कहते हैं। प्रत्येक सिद्धि के समय ग्रहण नहीं लगता क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकीले बलय रिंग के समान दिखाई देता है, जिसे हीरा बलय या डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरण की अधिकता होती है, जिससे आंखें खराब हो जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है। देखते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। नोट में याद रखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? रेड मून कहते हैं। परागमन क्या होता है? ट्रांजिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच हुए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, जो चंद्रमा से आकार में बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढकता, क्योंकि ये पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है, जिसे कहते हैं ट्रांजिट कहते हैं, यानी परागमन कहते हैं। नोट में याद रखिएगा, सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दी थी। किसने दी थी? बोधे ने दी थी। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा? पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के शुक्र को, शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को, पृथ्वी जुड़ा बहन या ग्रह शुक्र को, छल्ले वाला ग्रह बलयुक्त ग्रह शनि एवं वरुण को, अरुण को, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक ताप में अंतर किसका? बुध का है। सर्वाधिक ग्रह वाला ग्रह कौन सा? शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा? अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र भ्रमण परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा? शुक्र है। और समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा? शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा? शुक्र एवं अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा? अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा? वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है कौन सा? शुक्र और वरुण है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। ऐसे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है, लेकिन पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता। नोट में याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी, जिसे जायरे नदी कहते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और क्या? दक्षिणी गोलार्ध। देखते हैं अक्षांशीय रेखा, लेटीट्यूड लाइन क्या होता है? देख सकते हैं, ये क्या है? इक्वेटर है।
ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। दक्षिण ध्रुव। ठीक है। देखिए इक्वेटर कितना 0 डिग्री पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और उत्तरी ध्रुव वृत्त कितना? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, और दक्षिण ध्रुव वृत्त कितना? 66.5 डिग्री साउथ में। भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा की कुल संख्या 179 है। उत्तरी गोलार्ध पे 89, दक्षिण गोलार्ध पे 89, और 0 डिग्री अक्षांश पे 1, टोटल कितना है? 179। मानचित्र में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। 0 डिग्री अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होती है। ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान, शहर एवं देश के उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों द्वारा होता है। ब्रह्मांड और पृथ्वी उत्पत्ति। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, जिसके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ध्रुवों को छोड़कर अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश शेष सभी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को समकोण पर काटती है। पृथ्वी की लगभग गोलाकार संरचना के कारण 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के विपरीत 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश होगा, जबकि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा, क्योंकि पृथ्वी पर देशांतर रेखा 360 डिग्री घूमती है। देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है एवं रात की अवधि क्या होती है? छोटी होती है। तो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है और रात की अवधि कैसी होती है? छोटी होती है। इतने महत्वपूर्ण तथ्य। एकमात्र महाद्वीप जहां तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी है। देखते हैं विषुव क्या होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर इस तिथि को दिन एवं रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च को वसंत विषुव जबकि 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। शायद 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश क्रमशः 21 जून तथा 22 दिसंबर को पूरे दिन रहता है, जिसे मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। नोट में याद रखिए, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। देश आप देखते हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, देख सकते हैं ग्रीनविच रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुव पर एक ही बिंदु पर मिलती है। सभी देशांतर की लंबाई समान होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा देशांतर को 2 भाग में बांटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य की दूरी 111.4 किलोमीटर होती है। उसके बाद दूरी घटती रहती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच लाइन या
ग्रीनिच रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड से गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर को ही एक रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन कहते हैं। दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थिति भाग को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है, जबकि एक मोड़ा गया ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। यह रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजरती है। देशांतर का उपयोग किसी स्थान की स्थिति एवं समय दोनों के निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ते हैं। 32 मीटर की गहराई में जाने से एक एक डिग्री तापांतर में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा: सियाल, सीमा और निफे। देखते हैं सियाल। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरी है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय होती है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसका औसत घनत्व 2.9 है। इस परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। देखते हैं सीमा। यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग में निकलता है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है, जिसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। नीफे। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता होती है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। भूगोलवेत्ता स्वेस के अनुसार पृथ्वी एवं इनके भागों का घनत्व निम्न है। सियाल का 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और सीमा का 4 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब है। नीफे का 11 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। स्वेस के द्वारा दी गई नई अवधारणा के तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया: क्रस्ट, मेंटल और कोर यानी क्रोड। भूप्रपट्टी मतलब क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन की यह मात्र 1% है। इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। प्रकृति में कैसा है? तो अम्लीय है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है, जबकि निचली क्रस्ट के साथ क्षारीय है। ऊपरी परत में ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है एवं निचली परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। देख सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। एस आई से सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम, एम से मैग्नीज, एन आई से निकल, एफ से क्या? फेरस। ठीक है। सियाल में सिलिकॉन एल्यूमिनियम होता है। सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन मैग्नीशियम होता है। और निफियम क्या होता है? निकेल और फेरस होता है। लिथोस्फीयर, पैरोस्फीयर और पेरिस्फीयर। ठीक है। सियाल को कहते हैं लिथोस्फीयर, सीमा को पैरोस्फीयर और निफियो क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर कहते हैं। किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। देखिए, इसका ट्रिक याद करने का, कर ले मग। ठीक है।
कॉनराड, रेपेटी, लेहमैन, मार्क्से, मोहो और गुटेनबर्ग। ठीक है, देख सकते हैं क्रस्ट का कितना 5 से 100 किलोमीटर तक है, और मेंटल का कितना 2900 किलोमीटर, और कोर का कितना है 6378 किलोमीटर। ऊपरी क्रस्ट प्लस निचले क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र कॉनराड असंबद्धता, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र मोहो असंबद्धता, मोहविक डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ऊपरी मेंटल प्लस निचली मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र रेपेटी असंबद्धता कहलाता है। मेंटल प्लस क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड पर निचले क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। मेंटल भूगर्भ में भूपटल क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसे निम्न गति का मंडल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इसके अलावा इसे पायरोस्फीयर एवं व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसी भारी खनिजों की प्रधानता होती है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी की सबसे बड़ा परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 जीके सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। तीसरा क्रोड, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहते हैं। बैरोस्फीयर इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रोड तथा निचली क्रोड। इसका तापमान सबसे अधिक 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 जीके सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। क्रोड में निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। असंबद्धता पृथ्वी के परतों के मध्य पाया जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहलाता है। निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। निचली मेंटल एवं बाह्य क्रोड के मध्य क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। भूपर्पट्य की रचना के समान तत्व: ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 18.13%, लोहा 5%। ठीक है, देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था, जिसमें कालांतर में सिकुड़न उत्पन्न हुई, जिससे इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया एवं कुछ समय पश्चात पृथ्वी के दो भाग बन गए, एक पैंथालासा, दूसरा क्या पेंजिया। बाहरी भाग को पैंथालासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया पुनः दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और दूसरा क्या गोंडवाना लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कैला से लॉरेशिया कहा गया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से जम्बूद्वीप कहा गया। वर्तमान उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग है। भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग क्या गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तैथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पैंथालासा का भाग है। वर्तमान पैंथालासा के अवशिष्ट भाग को प्रशांत महासागर का नाम दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना है वाय वेव राशि परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशिफल राशि परिकल्पना दी, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। निहारिका संकल्पना। दूसरा, फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने इमैनुअल कांट की परिकल्पना को संशोधन करके जो परिकल्पना प्रस्तुत की उसे क्या कहते हैं, निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना। यह सिद्धांत चैम्बरेल ने दिया था, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो विशाल तारे सूर्य एवं अन्य उनके साथी के संयोग से हुई है। देखते तीसरा और देखते हैं चौथा, ज्वारीय परिकल्पना। यह संकल्पना जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने दिए थे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारों के संयोग से हुआ है। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना। यह परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिड ने दी थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भू गर्भशास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को हैरी हैंस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जहां महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा भारी होता है। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट: उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका प्लेट में क्या, तो दक्षिण अमेरिका प्लस दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर। आर्कटिक प्लेट में क्या, अंटार्कटिक महाद्वीप प्लस अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरते हुए महाद्वीप प्लेट। अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप प्लस अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी हिंद महासागर। यूरेशियन प्लेट में यूरोप एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट में प्रशांत महासागरीय नितल। अन्य छोटे प्लेट में देख लेते हैं। यहाँ भी अपसरण होता है, जैसे कोकोस प्लेट में मैक्सिको आता है, नजका प्लेट में पेरू, जुआन डी फुका प्लेट में अमेरिका, सुंडा प्लेट में दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस प्लेट में फिलीपींस, बर्मा प्लेट में अंडमान, अरेबियन प्लेट में अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका प्लेट में अफ्रीका, फ्यूजी प्लेट में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। नोट में याद रखिएगा, प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्लेटों का संरचना। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनी धारा उपस्थित रहती है। यह धाराएं 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनी धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलमान रहती है। ऐसा कोई प्रकार नहीं है। संरचनात्मक प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट तथा प्लेटों के गति को अपसारी गति कहते हैं। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। दो संरचनात्मक प्लेटों के नजदीक आने से जब इनके मध्य दरार पड़ती है तो इस दरार से मैग्मा बाहर आ जाता है, इस दरार से, और एक नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां से अमेरिका, यूरेशियन एवं अफ्रीकन प्लेटें हो रही है, अलग हो रही है। देख सकते हैं फोटो। विनाशी प्लेट। जब दो प्लेट आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाती है। इसे अभिसारी संचलन भी कहते हैं। ये प्लेटें जहां मुड़ती है उसे बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहीं पर मोर्टार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। रूपांतरण एवं संरक्षित प्लेट।
जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं जिससे ना तो किसी प्रकार की भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, उसे रूपांतरण या समुच्चय प्लेट कहते हैं। देख सकते हैं। देखते हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूप्रपट्टी का अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान में सर्वाधिक भूकंप एवं सुनामी आने का प्रमुख कारण प्रशांत महासागर प्लेट का यूरेशियन एवं फिलीपींस प्लेट के टकराने से है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र विशेषकर नेपाल में भूकंप इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है। वहीं अंडमान निकोबार जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ भूकंप न आकर सुनामी आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। अब केंद्रन। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं, यानी मूल कहते हैं, यानी केंद्र कहते हैं। ठीक है। और अधिकेंद्र, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है या अनुभव होती है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। जहाँ से उत्पन्न होता है उसे केंद्र कहते हैं, जहाँ महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप अभी अधिक केंद्र हमेशा भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर होता है। भूकंप आने के समय वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जो भूकंप आने का संकेत देता है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंप के दौरान तीन प्रकार की तरंगें निकलती है, प्राइमरी वेव, एक सेकेंडरी वेव, एक क्या है? लव वेव। प्राइमरी तरंग, इनकी चाल सबसे अधिक होती है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। प्राथमिक या प्राइमरी तरंग ध्वनि के समान अनुदैर्ध्य होती है। यह ठोस तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। सेकेंडरी वेव देखते हैं। इसकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे प्राइमरी या पी तरंगे के बाद पहुंचती है। अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह तरंग प्रकाश के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यह तरंग द्रव में नहीं चल सकती, इसलिए सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इसकी तुलना में यह अधिक होती है। ठीक है। यह तरंग केवल ठोस अवस्था में चलती है। एल तरंगे, इसकी खोज एच डी लव ने की थी। इसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। इसका चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इससे क्षति सबसे अधिक होती है। यह अनुप्रस्थ गति करती है। ठीक है। देख सकते हैं। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। प्राइमरी वेव, इसकी आवृत्ति मतलब संख्या अधिक होती है, और सेकेंडरी वेव की क्या होती है? आवृत्ति संख्या औसत होती है। और लव वेव की क्या होती है? संख्या सबसे अधिक कम होती है, आवृत्ति। और प्राइमरी वेव का तरंग दैर्ध्य कम होता है। सेकेंडरी वेव का जो होता है तरंग दैर्ध्य औसत होता है। और लव वेव का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और प्राइमरी वेव का आयाम, इसकी आयाम मतलब ऊंचाई, और सेकेंडरी वेव का इसका आयाम मतलब ऊंचाई औसत होता है, और सबसे ज़्यादा होता है आयाम मतलब ऊंचाई होता है, लव वेव का होता है। ठीक है। भूकंप के कारण। भूकंप का पहला कारण नवीन बलित पर्वत का तल है। अभिसरण, प्लेट अगर आकर आपस में सटते हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। अपसरण, प्लेट अगर दूर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। रीड का प्रत्यास्थ प्रसरण सिद्धांत क्या है? इनके अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी क्षमता होती है उससे इसे कितना भी खींचा जाए लेकिन यह दूर नहीं हटती और टूटती नहीं है। लेकिन जब इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो वह टूटकर दूर हट जाती है, तब भूकंप आते हैं। तथा जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये मुड़ते नहीं है। अब तो भूकंपीय पेटी क्या होता है? परिप्रशांत महासागरीय भूकंपीय पेटी, यह विश्व का सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है।
इस पेटी में भूकंप का लगभग 81% भाग आता है। यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण है। प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह पेटी भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इस पेटी पर विश्व के लगभग 17% भूकंप आते हैं। इसका भी मुख्य कारण अभिसरण ही है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियां तथा यूरोप का आल्प्स पर्वत इसी क्षेत्र में आता है। इसे अल्पाइन पेटी या आल्प्स एवं हिमालय भी कहते हैं। आप देखते हैं मध्य अटलांटिक कटक। इस प्लेट पर अपसरण होता है, जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और कटक का निर्माण हो जाता है। अटलांटिका के पास कोई प्लेट नहीं है, जिस कारण यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का वह क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंग नहीं पहुँचती है, उस क्षेत्र को ही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। खनन क्षेत्र में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय जोन। भूकंप के खतरे एवं उससे होने वाली क्षति के आधार पर क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए इनका विभाजन भूकंपीय जोन कहलाता है। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को मुख्य रूप से 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया है। भूकंपीय जोन 2 कम क्षति वाला मामूली जोन, भूकंपीय जोन 3 मध्यम क्षति वाला जोन, भूकंपीय जोन 4 अधिक क्षति वाला जोन, भूकंपीय जोन 5 सर्वाधिक क्षति वाला जोन। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन से 1 से 5 की तरफ बढ़ते हैं, हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक जोन क्या होता है? 5। सिस्मोग्राफ। भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पैमाने का विकास वर्ष 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? रिएक्टर स्केल रखा गया। गणितीय मापक जो लोग के आधार पर चलता है, एलओजी के आधार पर चलता है। लोग रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 6 रिएक्टर स्केल तक सामान्य, जबकि 6 से ऊपर तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक होता है। देख सकते हैं। मर्केली स्केल क्या होता है? भूकंप मापने के लिए पहले मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता था। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मर्केली के नाम पर किया गया था, जिसमें 1 से 12 अंक थे। आइसोसीमोल क्या था? इससे समान तीव्रता या क्षति वाले स्थान से मिलाने वाले रेखा का आइसोसीमल सिस्मल सपदम कहते हैं। होमोसिस्मल। समान समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। अब देखते हैं सुनामी मतलब क्या होता है। यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम मतलब ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक, जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। वहीं देश के आधार पर जापान में सर्वाधिक सुनामी आती है। सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने यह के लिए यह एक खास तकनीक है जिसे डार्ट कहते हैं। डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। सुनामी मीटर। सुनामीटर। इससे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। स्लिंगलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरों की चेतावनी दी जाती है। देख सकते हैं। वर्ष 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया था। ज्वालामुखी वॉल्केनो क्या? ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर बना हुआ प्राकृतिक छेद मतलब क्रेटर है। इसे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ मेग्मा मतलब ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में बाहर आता है। देख सकते हैं।
मैग्मा में सिलिका की मात्रा उसकी अम्लता एवं घनत्व मतलब गाढ़ेपन से सीधा संबंध होता है। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे कार्लडेरा कहते हैं। कार्लडेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है, जिसे कार्लडेरा झील कहते हैं। देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहता है। उदाहरण के लिए भारत में है बैरन ज्वालामुखी, इक्वाडोर में है कोटोफैक्सी ज्वालामुखी, इटली में है स्ट्रोम्बोली एटना, यूएस में है स्पर, हवाई द्वीप में है मोना लोआ, रूस में है बेंजामियामी, इंडोनेशिया में है सोमेरू, तंजानिया में किलिमंजारो, अंटार्कटिका में है इरेबस। दूसरा देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों में से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे इटली में है वेसुवियस, ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिनाका और क्रोकाटोआ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम, ये सब क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण में म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान और तंजानिया का किलिमंजारो। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प गैस निकलती है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में, जिसे अग्निवलय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। किसको? अलास्का को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा मृत सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रमुख स्थलाकृति। लावा पठार। ज्वालामुखी के समय मेग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाले भाग को लावा पठार कहते हैं। भारत के दक्कन का पठार लावा का पठार है। देखते हैं ज्वालामुखी शंकु। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा का शंकु के आकार के रूप में जमने से होता है। देखते हैं गीजर या ग्लेशियर। ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारें से गर्म जल का फुहारे के रूप में निकलने को ही क्या कहते हैं? गीजर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर का प्रमुख उदाहरण है। धुआरा क्या होता है? ज्वालामुखी के उद्गार से जब राख, लावा आदि पदार्थ निकलना बंद हो जाता है तो कुछ समय बाद उसे भाप एवं गैस निकलती रहती है, उसे क्या धुआरा कहते हैं। यह ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण होते हैं। चट्टान, रॉक्स क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अपसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहली इन्हीं चट्टान का निर्माण होता है सबसे पहले। यह चट्टान कठोर एवं रवेदार होते हैं जिस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है परंतु भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है जबकि इन चट्टानों से सीसा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम, तांबा एवं निकल आदि खनिज पाए जाते हैं। आगरी चट्टान को दो भाग में बांटते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक दो प्रकार के, एक पातालिका, एक क्या? मध्यवर्ती। बाह्य आग्नेय चट्टान, इस प्रकार की चट्टान का निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के ऊपर जम जाता है। इस चट्टान का रंग काला होता है। इसके घिसावट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे बेसाल्ट कहते हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टानें हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह दो प्रकार का होता है, एक पातालिका, एक मध्यवर्ती। पातालिका क्या होता है? यह बहुत ही गहराई में होता है।
इसके डब्बे बड़े आकार के होते हैं, उदाहरण के ग्रेनाइट तथा गैबोरा। दूसरा मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। आकार के अनुसार इसे कई भागों में बढ़ते हैं। लेकोलिथ, यह गुंबद के समान होता है। लेपोलिथ, यह तस्तरी के समान होता है। यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और तीसरा क्या, फैकोलिथ, जब मैग्मा सतह के नीचे श्रिंग एवं गर्त के रूप में क्षैतिज रूप में जम जाती है तो इस से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। शीत या सिल, ज्वालामुखी मैग्मा जब सतह के नीचे एक पतली परत के रूप में जम जाता है तो उसे शीट कहते हैं, किंतु जब मैग्मा की मोटाई बहुत अधिक हो जाती है तो उसे सिल कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। डाइक, जब मैग्मा सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ के समान जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। बैथोलिथ क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में गुंबद संरचना में के रूप में जम जाता है तो उस निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, बैलो बैथोलिथ कहते हैं। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। भारत में रांची के पटहा इस प्रकार की संरचना में पाई जाती है। लावा पर प्रवाह, लेकोलिथ, ज्वालामुखी, डाइक, सील, लेकोलिथ और बैथोलिथ। देख सकते हैं फोटो। रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण देखते हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान, इस प्रकार की चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये अम्लीय होते हैं एवं इन चट्टानों से ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट एवं रायोलाइट। क्षारीय आग्नेय चट्टान, इस प्रकार चट्टान में सिलिका का मात्रा कम होती है। इन चट्टानों से सामान्यतः पठार का निर्माण होता है। उदाहरण बैसाल्ट एवं ग्रेवो। देखते दूसरा अवसादी चट्टान। इस प्रकार चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने व अवसादन की प्रक्रिया फलस्वरूप होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये चट्टान सामान्यतः मुलायम होती है। उदाहरण बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर। ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होते हैं। उदाहरण के लिए हिमोर और मोरेब। सभी ईंधन, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। टिप्पणी में देखते हैं, भौतिक अपक्षय का प्रभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। नोट में याद रखिएगा, दिल्ली एवं आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से निर्मित है। रूपांतरित चट्टान, अवसादी व आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। नोट में याद रखिएगा, चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें कौन कौन सी है, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, ग्रेवो से सर्पेंटाइन। अवसादी चट्टान रूपांतरण से बनी सेल क्या है, क्ले सेल से बना स्लेट, चूना पत्थर से बना संगमरमर, चौक और डोलोमाइट से बना संगमरमर, बालुका पत्थर से बना क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट से बना क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोला से बना ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरों से बनी छह कौन सी, स्लेट से बना है सिस्ट, सिस्ट से बना क्या, फाइलाइट। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा चैप्टर।